हाँ, तुमने सही पहचाना। राघव ने अरमान की ओर देखकर सिर हिलाया और बोला, मैं भी उन्हीं में से एक था जो उस समाधि में गया था। वहीं मुझे ये आत्मा तलवार मिली। आत्मा तलवार। अरमान और उसके बाकी 4 साथियों की आंखें आत्मा तलवार शब्द सुनते ही हैरानी से फैल गईं। क्या तुम कह रहे हो कि ये तलवार, ये जो तुम्हारे हाथ में है, ये आत्मा रैंक की हथियार है? अरमान के 4 साथियों में से एक कांपती आवाज में बोला। अरमान का पूरा समूह, जिसमें अरमान खुद भी शामिल था, उनकी आंखों में लालच की चमक उभर आई। वे सब राघव को ऐसे घूरने लगे जैसे वो कोई खजाना हो। राघव ने भी उनके चेहरों पर उभरे उत्साह और लालच को देख लिया। उन्हें देखकर उसने जवाब दिया, हां, और ये कोई सामान्य आत्मा हथियार नहीं है, बल्कि उच्च श्रेणी की आत्मा तलवार है। ये एक हाई टियर स्पिरिट स्वॉर्ड है। एक हाई टियर आत्मा तलवार। हे भगवान सीनियर भाई, बताओ, मैं सपना देख रहा हूं, है ना? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी लो टियर आत्मा तलवार भी नहीं देखी, और ये तो हाई टियर आत्मा तलवार है। ये मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। वे सब आपस में जोर जोर से बात करने लगे। यहां तक कि अरमान भी शांत नहीं रह पाया और लगातार राघव के हाथ की तलवार को घूरता रहा। उसके चेहरे के हाव भाव भी लगातार बदल रहे थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, और ये सब राघव के लिए सामान्य था। जब उसने पहली बार ये आत्मा तलवारें पाई थीं, तब उसने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था संपूर्ण अजोर ड्रैगन देश में। यह बात सबको झात थी कि केवल 5 महान संप्रदायों के प्रमुख और शाही परिवार के पास ही हाई टियर स्पिरिट रैंक हथियार होते हैं। साधारण लोगों के पास तो क्या, यहां तक कि बड़े पदों पर बैठे लोगों के पास भी ऐसा हथियार नहीं होता। और अब यह स्तर की तलवार कुछ सामान्य लोगों के सामने थी, तो कैसे न उनके मन में लोभ जागता। राघव को 5 युवकों की आंखों में वही भावना दिख रही थी जो उसने खुद महसूस की थी। वह हल्का मुस्कुराया और चालाकी से बोला, हां, ये एक उच्च श्रेणी की आत्मा रैंक तलवार है, लेकिन बात यह है कि जब मैंने पहली बार इसे उठाया था, मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन तब मैं समझ नहीं पाया कि इसमें क्या गलत था। पर अब मुझे लगता है, मुझे समझ आ गया है कि यह तलवार असल में एक श्रापित तलवार है। आपने देखा ही है कि इसने 3 जीवित इंसानों को सूखा शव बना दिया। राघव ने जैसे ही कहा, मानो उन सभी पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। उनके चेहरों की मुस्कान और खुशी एक पल में गायब हो गई। एक श्रापित तलवार? वे सब डर के मारे पीछे हट गए, जैसे उनके सामने कोई विषैला नाग आ गया हो। यह देखकर राघव ने हल्की सी छुपी हंसी हंसी और बोला, वो भयंकर दबाव भी इसी तलवार से ही आया था, सही है ना? जैसे ही उन्होंने ये सुना, उनके जहन में उस भयानक दबाव की याद ताजा हो गई और वे दोबारा डर से पीछे हट गए। भाई अरमान, कैसा रहेगा अगर मैं ये आत्मा तलवार तुम्हें भेंट में दे दूं? बस बदले में तुम मुझे वो सब बता दो जो मेरे और 5वें बुजुर्ग शिवराज के बारे में जानते हो। राघव ने फिर से मुस्कुराते हुए अरमान की ओर देखा। अरमान ने राघव की मुस्कान देखी और रोने का मन करने लगा। नहीं नहीं भाई, राघव, तुम क्या कह रहे हो? मैं इतना कीमती उपहार कैसे ले सकता हूं? ये तलवार तुम ही अपने पास रखो, मुझे तलवार की जरूरत नहीं है। तुम देख ही रहे हो कि मेरे पास पहले से ही एक तलवार है। हाँ हाँ, अरमान ने हड़बड़ाकर कहा और नकली हंसी हंसी। तुम इस श्रापित तलवार को नहीं रखना चाहते तो मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चालाक हो? क्या तुम मुझे इसी श्रापित तलवार से मरवाना चाहते हो? मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो इस तलवार को ले लूं, चाहे ये कितनी भी उच्च श्रेणी की आत्मा रैंक तलवार क्यों ना हो। केवल कोई बेवकूफ ही इसे स्वीकार करेगा। अरमान के मन में कई सारे विचार उमड़ने लगे। उसने उस तलवार को लेने का ख्याल पूरी तरह से दिमाग से निकाल दिया था जब उसे पता चला कि वो श्रापित है और किसी जीवित व्यक्ति को निगल सकती है। ओह, ऐसा है क्या? अफसोस की बात है। राघव ने तलवार की ओर देखते हुए धूक भरी सांस ली, लेकिन उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। तुम लोग सच में सोच रहे थे कि बस ऐसे ही मेरी तलवार छीन लोगे? अब मुझे तुमसे लड़ने की भी जरूरत नहीं रही। हाँ, तुम सबने मेरी बातों पर सच में विश्वास कर लिया। ऐसे कई विचार राघव के मन में भी दौड़ रहे थे। उसने फिर तलवार को अपनी स्पेशल रिंग में समेटा और बोला, अगर तुम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसे बेच दूंगा। तो सच में तू मुझे यह श्रापित हथियार देने वाला था, है ना? अरमान ने मन ही मन राघव को कोसा, लेकिन बाहर से कुछ नहीं कहा। जब उसने फिर से उस दबाव और 3 सूखे शवों के बारे में सोचा,
तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे उन तीनों के लिए अफसोस हुआ जो इस तरह की डरावनी मौत मारे गए। ऐसी मौत की कल्पना करना ही उसके लिए काफी था कि वो उस तलवार को छूने की भी हिम्मत न करे। लेने की तो बात ही दूर है भाई राघव, अब क्या करें? मेरा मतलब है ये लाशें। अरमान ने 3 सूखे शवों की ओर अफसोस से देखते हुए पूछा। ये लोग यहां उन्हें माने लूटने आए थे। उन्होंने राघव, अरमान और बाकी 4 को मारने की कोशिश की थी, लेकिन खुद ही मारे गए। भाई राघव, अब क्या करें? मेरा मतलब है ये लाशें। अरमान ने राघव से पूछा। 3 सूखे शवों को अफसोस से देखते हुए, ये लोग उन्हें लूटने आए थे। उन्होंने राघव, अरमान और बाकी 4 को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन खुद ही मारे गए। मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। जैसे ही अरमान ने पूछा, राघव की जगह उसके एक साथी ने उत्तर दिया। राघव ने भी चारों ओर देखा और कहा, मुझे भी लगता है कि फिलहाल यहां से चले जाना ही सही रहेगा। इन लोगों से लड़ते हुए हमने बहुत शोर मचा दिया है और इससे बाकी प्रतिभागियों का ध्यान जरूर हमारी ओर गया होगा। अगर हम यहां रुके और कोई और समूह आ गया तो सुरक्षित निकलना मुश्किल हो सकता है। यह कहकर राघव और अरमान का समूह जल्दी से वहां से निकल गया और कुछ ही देर में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जो लंबे छोटे पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां पहुंचते ही जैसे राघव को कुछ याद आया हो, उसने अरमान की ओर देखा। अरमान, जो अब भी गंभीर रूप से घायल था, अचानक उसकी पीठ पर एक सिहरन दौड़ गई। उसने पलटकर देखा तो पाया कि राघव उसे घूर रहा है। वो भ्रमित हो गया और उसी भ्रम से राघव की ओर देखने लगा, लेकिन राघव लगातार उसे घूरता रहा। अचानक अरमान को भी समझ आ गया कि राघव ऐसा क्यों देख रहा है, तो उसने कड़वा सा मुस्कान देते हुए कहा, भाई राघव, चिंता मत करो, मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन उससे पहले चलो कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। भले ही यह जगह पेड़ों से घिरी है, लेकिन अब भी सुरक्षित नहीं है। राघव ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। उसे भी समझ आ गया कि वे अभी भी खतरे में हैं। वे सभी गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें न सिर्फ आराम चाहिए था, बल्कि जो आत्मिक ऊर्जा उन्होंने गोल्डन जाइंट एप्स से लड़ते समय खोदी थी, उसे भी पुनः प्राप्त करना था। वे फिर से चल पड़े और कुछ समय बाद उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी मिली। उस पहाड़ी में एक छोटी सी गुफा थी। वे फिलहाल के लिए उसी में ठहर गए और आराम करने लगे। वे सब थके हुए थे और अपने घावों के कारण बहुत खून भी बहा चुके थे, इसीलिए उन्होंने साधारण उपचारक गोलियां निकाली और खा ली। कुछ समय बाद जैसे जैसे उनके घाव भरने लगे, उन्हें थोड़ी राहत मिली और वे सो गए। जब अरमान ने अपने साथियों को सोते हुए देखा, उसने राहत की सांस ली और फिर राघव की ओर मुड़ा और बोला, तो भाई राघव, बताओ क्या जानना चाहते हो? सब कुछ। सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग शिवराज और मेरे बारे में सब कुछ। राघव ने गहराई से उसकी ओर देखते हुए कहा। सब कुछ? हम अरमान ने राघव के शब्द दोहराए और फिर लंबी सांस ली। हां, सब कुछ। राघव ने सिर हिलाया। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो वास्तव में तुम्हारा इस कहानी से कोई संबंध नहीं है। तुम बस एक ऐसा तत्व हो जिसे मिटा देना चाहिए। क्या क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ कहो। राघव को समझ नहीं आया कि अरमान क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 5वें बुजुर्ग शिवराज से। मुझे लगता है तुम ये जानते हो कि वह किसी मिशन पर बाहर गए थे और फिर कभी लौटे नहीं, है ना? है? हां, असल में वह किसी मिशन पर नहीं बल्कि एक खजाने की तलाश में गए थे। खजाना। राघव चौंक गया जब उसने ये सुना। उसे अच्छी तरह याद था कि जब 5वें बुजुर्ग जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि वे एक मिशन पर जा रहे हैं और जल्द ही लौट आएंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। हां, एक खजाना। अब तुमसे एक सवाल, क्या तुमने कभी फायर सोल अग्नि-आत्मा का नाम सुना है? अरमान ने पूछा। फायर सोल? राघव फिर से चौंक गया। उसकी जानकारी के अनुसार फायर सोल का अस्तित्व केवल देश के सबसे उच्च पदों पर बैठे लोगों को ही पता होता है। आम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए। लेकिन अब यहां सब कुछ उल्टा हो रहा था। अब उसे समझ आया कि न सिर्फ अरमान बल्कि ब्लैक ब्लेड संप्रदाय और सिल्वर मून संप्रदाय के कई बुजुर्गों को भी फायर सोल के अस्तित्व का पता था। जब अरमान ने राघव के चौंके हुए चेहरे को देखा तो उसने सोचा कि राघव को शायद फायर सोल के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए वह समझाने लगा। फायर सोल एक ऐसा खजाना है जो अग्नि तत्व की शक्ति को बढ़ा देता है और यह किसी को भी अग्नि हमले करने की क्षमता दे सकता है।
चाहे उसने कभी अग्नि तत्व की मार्शल कला न सीखी हो। इतना ही नहीं, यह औषधि निर्माण अल्केमी में भी मदद करता है। इसलिए बहुत से औषधिकार इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो पांचवे बुजुर्ग किस प्रकार की फायर सोल के पीछे गए थे? राघव ने पूछा। किस प्रकार की फायर सोल? तुम्हारा मतलब क्या है? अरमान उलझ गया। राघव ने जब अरमान के उलझे हुए चेहरे को देखा तो समझ गया कि उसे फायर सोल की पूरी जानकारी नहीं है। उसने कहा, छोड़ो, जो कह रहे थे वहीं से आगे बताओ। अरमान ने कुछ पूछने का मन किया, लेकिन फिर चुप हो गया। तो फायर सोल वही खजाना था जिसे पाने के लिए पांचवे बुजुर्ग शिवराज गए थे, और वे यह फायर सोल तुम्हारे लिए पाना चाहते थे। अरमान ने फिर से राघव को चौंका दिया। मेरे लिए? एक बार फिर राघव स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों के सामने वह दिन घूम गया जब पांचवे बुजुर्ग विदा होते समय बोले थे कि वे जल्दी लौट आएंगे। अचानक राघव एक बार फिर अतीत में लौट गया, उस दिन की याद में जब पांचवे बुजुर्ग शिवराज किसी मिशन को पूरा करने के लिए बाहर जाने वाले थे। उस दिन बाहर जाने से पहले उन्होंने राघव से मुलाकात की और कहा, मैं एक मिशन पर जा रहा हूं और जब वापस आऊंगा तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। उस समय राघव बहुत खुश हुआ और पांचवे बुजुर्ग शिवराज की वापसी की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन वे कभी लौटे ही नहीं। लौट कर आई तो बस उनकी मृत्यु की खबर। जब राघव को शिवराज की मौत की खबर मिली, वह बहुत देर तक रोया और उस दिन के कुछ समय बाद ही अर्णव औषधि उद्यान में उसे ढूंढते हुए आया और उसे अपंग बना दिया। उसके बाद उसे सिल्वर मून संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया और जब वह ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में था तब एक बार फिर अर्णव ने उस पर हमला किया। लेकिन उसी समय आपदा में अवसर मिला और राघव को हेवेनली पर्ल प्राप्त हुआ। उसी क्षण से सब कुछ बदल गया। हां, पांचवे बुजुर्ग शिवराज फायर सोल को खोजने गए थे ताकि वे उसे तुम्हें उपहार में दे सकें, लेकिन वे अकेले नहीं थे। सिल्वर मून संप्रदाय के प्रधान बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग और ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के दूसरे और तीसरे बुजुर्ग भी उस खजाने को पाने के लिए निकले थे। दरअसल उन्हें फायर सोल के बारे में एक रहस्यमय व्यक्ति से सूचना मिली थी। मैं नहीं जानता वह कौन था, लेकिन उसी के द्वारा यह खबर फैली और सब लोग उस खजाने को पाने निकल पड़े। अर्णव भी सिल्वर मून संप्रदाय के प्रधान और दूसरे बुजुर्गों के साथ गया था और मैं भी अपने संप्रदाय के दूसरे और तीसरे बुजुर्गों के साथ गया, लेकिन हम देर से पहुंचे। पांचवे बुजुर्ग शिवराज पहले ही फायर सोल प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उसे नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे एक जेड की बोतल में सील कर दिया था। यह देखकर सिल्वर मून संप्रदाय के प्रधान और दूसरे बुजुर्ग तथा ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के दूसरे और तीसरे बुजुर्गों ने मिलकर उन्हें घेर लिया और उनसे फायर सोल देने को कहा, परंतु शिवराज ने इनकार कर दिया और कहा कि वह इसे राघव को उपहार में देना चाहते हैं। जब बुजुर्गों ने देखा कि वह नहीं मान रहे तो उन चारों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया और वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसके बाद उन चारों बुजुर्गों के बीच आपस में भीषण युद्ध छिड़ गया। अंततः सिल्वर मून संप्रदाय का प्रधान बुजुर्ग विजयी हुआ और उसने फायर सोल प्राप्त कर लिया, लेकिन उसने उसे अपने पास न रखकर अर्णव को उपहार में दे दिया और उसकी उसमें विलीन होने में सहायता की। जब अर्णव ने फायर सोल के साथ संलयन पूरा किया, वह पहले से ही ची कंडेंसेशन रियल्म का योद्धा बन गया था। चूंकि पांचवे बुजुर्ग की मृत्यु का कारण वे लोग थे, अर्णव ने सभी को सुझाव दिया कि भविष्य की किसी मुसीबत से बचने के लिए राघव को मार दिया जाए। इसी कारण उन्होंने षड्यंत्र रचा, राघव को अपंग किया, फिर यह कहकर उसे मृत घोषित कर दिया कि वह ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट की एक खाई में गिरकर मर गया। अरमान ने अंततः अपनी कहानी पूरी की और फिर राघव की ओर देखा और इस समय पूरी सच्चाई जानने के बाद राघव क्रोध से भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसके चेहरे पर उग्रता देख अरमान डर गया। एक बार फिर उसके दिमाग में उन 3 बेचारे लोगों की मौत का दृश्य ताजा हो गया। वह थोड़ा कांपने लगा। गुफा में चारों ओर सन्नाटा छा गया था। काफी देर बाद राघव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर उसने अरमान की ओर देखा और कहा, अगर मुझे पता चला कि पांचवे बुजुर्ग शिवराज की मौत में तुम्हारा भी हाथ था तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कहकर राघव गुफा से बाहर निकल गया और बादलों से ढकी क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में पागलों की तरह दौड़ने लगा। अरमान, जो अब भी थोड़ा भयभीत था,
जब उसने राघव को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा तो वह जमीन पर धम्म से बैठ गया। उसने गहरी सांस ली, केवल तब जब वह यह सुनिश्चित कर पाया कि राघव यहां नहीं है और शायद वापस नहीं आने वाला। दूसरी ओर राघव पागलों की तरह जंगल में दौड़ रहा था। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक एक घने कोहरे की परत उसके सामने नहीं आई। उसे देखकर वह होश में आया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया। वह घुटनों के बल बैठ गया, आकाश की ओर देखा और दोनों हाथ फैलाकर जोर से चीखों। उसकी यह चीख इतनी तेज थी कि क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के सामान्य जीव जंतु डर गए। पक्षी पेड़ों से उड़कर आकाश में जा पहुंचे। यहां तक कि कुछ रैंक 1 के जादुई जानवर भी डरकर इधर उधर भागने लगे। कुछ समय बाद राघव ने खुद को फिर से शांत किया। फिर वह एक दिशा की ओर देखने लगा, अपनी मुट्ठी भींची, दांत पीसे और बोला, प्रधान बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और अर्णव, तुम सब मेरे प्रतिशोध की प्रतीक्षा करो। मैं जरूर लौटूंगा और वह दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के दूसरे और तीसरे बुजुर्ग, तुम भी तैयार रहो। तुम्हारी मृत्यु का दिन दूर नहीं है, बस प्रतीक्षा करो। क्लाउड स्मोक 1 के भीतर सभी प्रतिभागी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे ज्यादा से ज्यादा द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों का शिकार कर सकें। कई प्रतिभागियों को गंभीर चोटें आईं और कुछ तो मारे भी गए। कुछ जादुई जीवों से लड़ते हुए मरे तो कुछ अन्य प्रतिभागियों के हाथों मारे गए। क्लाउड स्मोक 1 के गहरे हिस्से में एक युवा व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा था और उसके सामने एक घने कोहरे की दीवार सी बनी हुई थी। वह उस कोहरे की परत को पार कर यह जानना चाहता था कि उसके पीछे क्या है, लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, अचानक किसी दिशा से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह रुक गया और सुर उस दिशा की ओर देखने लगा जहां से वह आवाज आई थी। उसे यह चीख अजीब लगी क्योंकि उसमें कई तरह की भावनाएं मिली-जुली थीं। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसी को जंगल के भीतर इस तरह चीखना पड़ा। लेकिन उस चीख की ध्वनि से उसने एक बात जरूर समझी। वह व्यक्ति न तो किसी के घात में फंसा था और न ही मरने की कगार पर था। वह चीख गुस्से और बेबसी की चरम सीमा से निकली थी। उस युवक को दिल से अजीब सा महसूस हुआ, इसीलिए उसने कोहरे की दीवार को पार करने का विचार छोड़ दिया और उस दिशा में बढ़ चला जहां से आवाज आई थी। ज्यादा दूर चलने की जरूरत नहीं पड़ी। जल्द ही वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने देखा कि एक युवक घुटनों के बल बैठा है, लेकिन उसका चेहरा ऊपर की ओर था और वह आकाश की ओर देख रहा था। वह उस युवक के पीछे खड़ा था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने पास जाकर देखने का निर्णय लिया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि उस युवक का चेहरा क्रोध, असहायता और अनिच्छा से भरा हुआ था। श्रीमुख। राघव अभी भी ऊपर आकाश की ओर देख रहा था, जो कि चारों ओर फैले पेड़ों और उनकी शाखाओं के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। उसे अचानक लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। वह तुरंत सतर्क हो गया और थोड़ा सा सिर घुमाया और यह देखकर चौंक गया कि उसके पास खड़ा युवक और कोई नहीं बल्कि श्रीमुख था। तुम मुझे जानते हो? श्रीमुख ने लगभग बिना किसी भावना के पूछा। राघव भी तुरंत उठ खड़ा हुआ और क्योंकि वह भी बहुत खराब मूड में था, उसने भी उसी तरह बिना किसी भावना के उत्तर दिया। इस प्रतियोगिता में जो भी हिस्सा ले रहा है वह तुम्हें नहीं जानता। ऐसा हो सकता है क्या? यह कहने के बाद राघव ने सामने देखा जहां कोहरे की मोटी दीवार खड़ी थी। श्रीमुख भी राघव के इस उत्तर से हतप्रभ रह गया। जब से वह शक्तिशाली बना था, तब से लेकर अब तक हर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता था। सब उसकी कृपा पाना चाहते थे। कोई भी उससे रुखाई से पेश आने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि नीले अजगर देश का सम्राट तक उसे अपने शाही परिवार में शामिल करने के लिए अनेक लाभ प्रदान करता रहा था। उसने तो यहां तक मान लिया था कि पूरे देश में ऐसा कोई नहीं होगा जो उससे बेअदबी से पेश आए। लेकिन यहां इस जंगल में उसे ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसके सवाल का जवाब भी उसी भावहीनता से दिया जैसे उसने पूछा था। वह चकित था, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि उत्सुकता से। उसे राघव को देखकर जिज्ञासा हुई। वह लगातार राघव को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। धत्त, वह तो कोहरे की दीवार में घुस गया। तभी श्रीमुख को समझ आया कि उसे अजीब सा क्यों लग रहा था।
वह युवक जो कुछ पल पहले तक उसके सामने खड़ा था, अब उस मोटी कोहरे की परत में समा चुका था। उसने मुझे अनदेखा कर दिया। श्रीमुख फिर से चौंक गया। राघव के व्यवहार से जिस जिस से वह अपनी शक्ति के बाद मिला, सबने उसे प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन यहां एक युवक था जिसने उसे जानने के बाद भी उसे अनदेखा कर दिया। श्रीमुख को नहीं लगा कि राघव बहुत ताकतवर है, फिर भी वह कोहरे में घुस गया। तो भला वह जो ओरिजिन कोर रैंक के कगार पर है, पीछे कैसे रह सकता है? वह भी तुरंत कोहरे की परत में घुस गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे उसने अपनी दिशा की समझ खो दी हो। लेकिन अब जब वह एक बार अंदर आ चुका था, तो वह आगे बढ़ता रहा। वह बहुत देर तक चलता रहा, जब तक उसे सामने एक हल्की सी रोशनी नहीं दिखाई दी। उसने गति बढ़ाई और अंततः कोहरे की परत को पार कर एक बेहद घने जंगल में पहुंच गया, जहां चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसे पता था कि वह अब भी क्लाउड स्मोक जंगल के अंदर ही है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अब वह किस स्थान पर खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां अब भी वही कोहरे की दीवार थी। फिर उसने चारों ओर देखा, उस युवक की तलाश में जो उसे अनदेखा करके पहले ही यहां पहुंच गया था, लेकिन वह उसे नहीं मिला। उसका मन तो कर रहा था कि वह तुरंत लौट जाए, लेकिन वह रुका नहीं और उस युवक की तलाश में आगे बढ़ता गया। श्रीमुख ने मुड़कर उस युवक को ढूंढना चाहा जिसने उसकी उपेक्षा की थी और मोटे कोहरे की दीवार में प्रवेश कर गया था। वह यहां सबसे पहले आया था, लेकिन अब वह उसे ढूंढने में असफल रहा। इसीलिए भले ही उसका मन तुरंत लौट जाने का हो रहा था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया और आगे बढ़ते हुए उस युवक की खोज करता रहा। अचानक उसे लड़ाई की आवाज और एक जादुई जानवर की दहाड़ सुनाई दी। श्रीमुख तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां से आवाज आ रही थी, और जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि वही युवक उस जादुई जानवर की लाश से बीस्ट कोर निकालने में व्यस्त था। वह धीरे धीरे चलते हुए उनके पास पहुंचा। पहले उसने राघव को देखा, फिर अपनी निगाह नीचे करके उस जादुई जानवर की लाश को देखा। वह यह देखकर चौंक गया कि यह द्वितीय स्तर का जादुई जानवर था, जिसे आयरन बैक ऐप कहा जाता था। आयरन बैक ऐप अपनी रक्षा क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इनकी लोहे जैसी पीठ और अत्यधिक मजबूत डिफेंस। इसी वजह से क्यूई कंडेंसेशन रियल्म के योद्धा आमतौर पर इनसे भिड़ने से बचते हैं, क्योंकि इन्हें में मारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो बात श्रीमुख को और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो ये थी कि इस आयरन बैक ऐप की लाश पर सिर को छोड़कर कहीं और कोई घाव नहीं था, और सिर पर भी केवल एक ही घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने सीधा सिर में छेद कर दिया। और इस पल में श्रीमुख समझ गया कि सामने खड़ा युवक कोई सामान्य इंसान नहीं था। उसने एक बार फिर राघव को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, लेकिन उसे एक बात बहुत परेशान कर रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ऐसा ताकतवर इंसान जोर जोर से रो रहा था? तुम यहां कैसे? राघव ने भी उसे देखा और हैरानी से पूछा। जब वह उस घने कोहरे की दीवार में घुसा था तो उसने सोचा था कि श्रीमुख शायद यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन असलियत बिल्कुल विपरीत निकली। श्रीमुख न सिर्फ आया बल्कि उसे ढूंढ भी लिया। ओह, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, श्रीमुख ने वहीं भावशून्य लहजे में कहा। मुझे क्यों? राघव को उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा जिज्ञासा हुई। कुछ खास नहीं, जंगल में किसी की तेज चीख सुनी थी तो उस दिशा में गया, देखा तो तुम थे, फिर तुम इस कोहरे में घुस गए, तो मैं भी पीछे पीछे चला आया। इस बार श्रीमुख के उस भावशून्य चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। राघव एक बार फिर हैरान रह गया श्रीमुख की इस बात पर। ओह, ऐसा है? राघव ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तुम मुझे पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं श्रीमुख हूं। और तुम? श्रीमुख ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। राघव ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया और सोचने लगा कि श्रीमुख इतना औपचारिक क्यों हो रहा है। तुमने इस आयरन बैक ऐप को मारा? श्रीमुख ने लाश की ओर इशारा करके पूछा। हां, क्यों? शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन आयरन बैक ऐप कभी अकेले नहीं आते। ये हमेशा झुंड में चलते हैं, और आमतौर पर उनके झुंड का नेता तृतीय स्तर का आयरन बैक ऐप होता है। अगर तुमने यहां एक को मारा है तो यकीनन कहीं पास में बाकी का झुंड भी होगा, और इस ऐप की अंतिम गर्जना सुनकर वे सब यहां आने वाले होंगे। इसीलिए हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, वरना हमारे लिए भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, श्रीमुख ने समझाया। ओह,
क्या ऐसा भी होता है? राघव को यह बात पता नहीं थी और वह थोड़ी देर के लिए चौंक गया। गर्जना। अचानक जंगल में कई आयरन बैक ऐप की दहाड़ें गूंज उठीं। साथ ही पेड़ों के गिरने की आवाज भी आई। कमाल है, अब तो बहुत देर हो चुकी है, भागो जल्दी। राघव और श्रीमुख दोनों ने एक साथ कहा और दोनों जंगल के भीतर की ओर भागने लगे ताकि झुंड से भिड़ंत ना हो। लेकिन जैसा कि राघव ने कहा था, अब बहुत देर हो चुकी थी। कई आयरन बैक ऐप ने उन्हें घेर लिया और दहाड़ते हुए उनकी ओर बढ़े। फिर उनमें से एक विशालकाय ऐप, जो बाकी से कहीं बड़ा था, लाल आंखों से उनकी ओर बढ़ा। यह 3 मीटर लंबा था। पहले इसने अपने मरे हुए साथी को देखा, फिर दोनों युवाओं को। उसने भी एक जोरदार गर्जना की। वह इन आयरन बैक ऐप के झुंड का नेता था, एक तृतीय स्तर का जादुई जानवर। नेता को दहाड़ते देख बाकी सभी एपों ने भी अपने सीने पर हाथ मारते हुए दहाड़ना शुरू कर दिया। अब क्या करें? राघव घबरा गया। वह कभी इतने सारे जादुई जानवरों से एक साथ नहीं लड़ा था, और 2 से ज्यादा के साथ लड़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां तो 20 से भी ज्यादा आयरन बैक ऐप थे। लड़ते हैं? श्रीमुख ने केवल 2 शब्द कहे, लेकिन राघव अवाक रह गया। भाई, क्या तू पागल है? 20 से ज्यादा आयरन बैक ऐप हैं यहां। मान भी लिया कि किसी तरह इन सब से निपट भी लिए, तो इस विशाल ऐप का क्या करेंगे? यह अकेला 10 दूसरे स्तर के आयरन बैक ऐप के बराबर है। राघव के चेहरे पर आई बेबसी देखकर श्रीमुख ने जल्दी से स्पष्ट किया, मेरा मतलब है, मैं पहले इस नेता ऐप से लड़ूंगा और तुम बाकी के ऐप्स को थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश करो। जब मैं इसे निपटा लूंगा, तब तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। इस तरह हम इन सभी से निपट सकते हैं और एक अच्छा इनाम भी कमा सकते हैं। राघव का बिना शब्दों वाला चेहरा देखकर श्रीमुख भी कुछ समझ गया और जल्दी से समझाने लगा, मेरा मतलब है कि मैं इन बंदरों के नेता से लड़ूंगा और तुम बाकी बंदरों को थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश करना। जब मैं इन बंदरों के नेता को खत्म कर लूंगा, तब मैं आकर तुम्हारी मदद करूंगा और बाकी सेकंड रैंक के आयरन बैक बंदरों को मारेंगे। इस तरह हम न सिर्फ इन बंदरों को संभाल पाएंगे, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे। राघव फिर से स्तब्ध रह गया। यहां 20 से भी ज्यादा सेकंड रैंक के आयरन बैक बंदर हैं। मैं इतने सारे बंदरों को कैसे रोक सकता हूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं आत्महत्या कर लूं? चिंता मत करो, मेरी वर्तमान शक्ति से मैं इस आयरन बैक बंदरों के नेता को बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। तुम्हें बस थोड़ी देर तक उन्हें नहीं रोकना है। क्या तुम इस बारे में पक्के हो? मेरा मतलब है कि मैं 1 या 2 सेकंड रैंक के जादुई जानवरों से तो आराम से निपट सकता हूं, लेकिन यहां तो मामला कुछ और ही है। अगर तुमने लड़ाई शुरू होते ही उस नेता को जल्दी नहीं मारा, तो मैं इन बंदरों के हाथों मारा जाऊंगा, जैसा कि मैंने कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, इस बार मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूं। वैसे भी हम पहले से ही घिर चुके हैं और अब यहां से बिना लड़े निकलने का कोई रास्ता नहीं है। राघव ने गहरी सांस ली और श्रीमुख की बनाई योजना को मान लिया। उसने लंबी सांस लेकर आयरन बैक बंदरों के एक झुंड की तरफ सेक्रेड फिंगर 8 की पहली चाल चलाते हुए दौड़ लगाई। राघव को आता देखकर बंदरों का नेता गुस्से से दहाड़ा और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन उससे पहले कि वह राघव के पास पहुंच पाता, एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई और तलवार से उस पर वार कर दिया। हमले को आते देखकर बंदरों के नेता के पास कोई चारा नहीं था। उसे रुककर उस वार से बचना पड़ा और इसी तरह श्रीमुख और तीसरे रैंक के आयरन बैक बंदर के बीच की लड़ाई शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर राघव भी एक सेकंड रैंक आयरन बैक बंदर के सामने प्रकट हुआ और उसके सिर में उंगली घुसाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। वे सभी बंदर जो अपने नेता की मदद करने जा रहे थे, अपने साथी की मौत देखकर वहीं रुक गए। उन्होंने जोर से दहाड़ा, दोनों हाथों से छाती पीटते हुए, और फिर एक साथ राघव की तरफ कूद पड़े। अब तो मैं गया। सभी सेकंड रैंक के जादुई जानवरों को एक साथ अपनी ओर आते देखकर राघव का चेहरा बिगड़ गया। वह दौड़ पड़ा, लेकिन गुस्साए बंदरों ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। वे चारों ओर से उसे घेर कर उस पर हाथों से हमला करने लगे। हेवन डिवॉरिंग डिवाइन ड्रैगन के पंख। अब कोई और चारा न देख राघव ने हेवन डिवॉरिंग डिवाइन ड्रैगन की क्षमता का उपयोग किया। उसके पीठ पर एक खूबसूरत जोड़ी काले पंख उभर आए, जिन पर सुनहरे रंग की अद्भुत नक्काशी थी। फिर वह कुछ मीटर ऊपर आसमान में उड़ गया। एक उड़ने वाली मार्शल आर्ट्स तकनीक, वो भी उच्च रैंक की। श्रीमुख, जो आयरन बैक बंदरों के नेता से लड़ रहा था,
जब उसने राघव के पीछे उभरे पंख देखे तो वह हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि ये कोई साधारण मार्शल आर्ट्स तकनीक नहीं थी, बल्कि एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक की उड़ने वाली तकनीक थी। लेकिन उसके पास राघव के पंखों को ध्यान से देखने का समय नहीं था, क्योंकि वह अब भी तीसरे रैंक के आयरन बैग बंदर से भिड़ रहा था। बंदरों का नेता उस पर झपटा। इतने बड़े आयरन बैग बंदर को अपनी ओर आते देखकर श्रीमुख बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती। तीसरे रैंक का यह आयरन बैग बंदर ओरिजिन कोर रेल्म के एक योद्धा के बराबर था, जबकि उसकी खुद की शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी। उसने तुरंत अपने कदम एक तरफ बढ़ाए और उस हमले से बच गया। उसी समय उसकी तलवार भी उस आयरन बैग बंदर की बांह पर चल गई। बंदर का हमला तो चूक गया, क्योंकि श्रीमुख ने पहले ही उसे चकमा दे दिया था, लेकिन उसकी तलवार ने बंदर की बांह पर एक हल्का सा घाव छोड़ दिया। दर्द महसूस करते ही आयरन बैग बंदर और अधिक गुस्से में आ गया। उसने तुरंत पलटकर तेजी से श्रीमुख की ओर छलांग लगाई। उसकी बड़ी बड़ी हथेलियों पर नुकीले नाखून थे, जो तलवार की तरह सीधे श्रीमुख के सिर पर झपटे। इतनी तेज रफ्तार! यह हमला देखकर श्रीमुख भी दंग रह गया। लेकिन जैसे कि वह पहले से तैयार था, उसने तुरंत पीछे हटते हुए अपनी तलवार सीधा बंदर की आंख पर मार दी। आयरन बैग बंदर फिर से उसे चोट नहीं पहुंचा सका, और तेज रफ्तार के कारण वह श्रीमुख के वार से भी नहीं बच सका। तलवार उसकी एक आंख में धंस गई। भीषण दर्द में वह जोर से दहाड़ा। श्रीमुख ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और कुछ दूरी पर पीछे हट गया। बंदर ने अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंख को ढक लिया। वहीं दूसरी ओर जो अन्य बंदर अभी भी हवा में उड़ते राघव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी अपने घायल नेता की तरफ मुड़कर जोर से दहाड़ लगाई। सभी आयरन बैग बंदर अपने नेता की मदद के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े, ताकि उस इंसान को मार सकें जिसने उनके नेता को घायल कर दिया था। ओह साला! राघव ने स्थिति को बिगड़ता देखा तो गाली दी और तुरंत सेक्रेड फिंगर आर्ट से एक आयरन बैग बंदर पर हमला कर दिया। उसकी उंगली उस बंदर की पीठ में घुस गई और वह बंदर तुरंत जमीन पर गिर गया। लेकिन बाकी बंदरों ने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। वे अब भी अपने घायल नेता की ओर बढ़ते चले गए। उसने अपनी तलवार को घुमाया और उसे अपनी छाती के पास लाकर दूसरे हाथ से उस पर वार किया। अचानक उसकी तलवार एक तेज लाल रोशनी से चमक उठी। उसी पल ऐसा लगा जैसे श्रीमुख का पूरा शरीर एक विशाल तलवार की रोशनी में बदल गया हो, जो आयरन बैक एप्स के नेता की ओर तेजी से बढ़ रही थी। डेमन स्लेइंग स्वॉर्ड। एक वार में राक्षसों का संहार! श्रीमुख जोर से चिल्लाया। तलवार की रोशनी में एक भयावह और तीव्र शक्ति थी, जिसने तीसरे स्तर के आयरन बैक ऐप को सीधे काट डाला। आयरन बैक ऐप को भी इस डरावनी शक्ति का आभास हुआ। वह बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह भाग नहीं पाया और कमर से 2 टुकड़ों में कट गया। वह अपनी आखिरी दहाड़ के साथ चीखा, जिसमें नफरत और असंतोष भरा था, और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई हों। श्रीमुख ने भी एक लंबी सांस ली। जब राघव ने यह देखा तो वह अपनी जगह पर हैरान खड़ा रह गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और श्रीमुख की तारीफ कर बैठा, तो यह है लो ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट तकनीक की शक्ति। यह वाकई मेरी सैक्रेड फिंगर आर्ट से कहीं अधिक स्तर की है, जो कि केवल हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक की तकनीक है। जब आयरन बैक एप्स का नेता मारा गया, तब वे सारे आयरन बैक एप्स जो उसकी मदद के लिए दौड़ रहे थे, अचानक रुक गए। जब उन्हें होश आया तो वे बेहद क्रोधित हो गए और श्रीमुख पर दहाड़ते हुए हमला करने लगे। तू वहां क्या खड़ा है बेवकूफों की तरह? जल्दी से जितने हो सकें उतने आयरन बैक एप्स को मार डाल। श्रीमुख ने राघव को चिल्लाकर कहा और फिर दौड़ पड़ा। आयरन बैक एप्स की ओर राघव को भी जैसे होश आया और वह उड़ता हुआ एप्स की ओर बढ़ा। सामने और पीछे से दोनों ओर से श्रीमुख और राघव ने अपना नरसंहार शुरू कर दिया। ज्यादातर एप्स श्रीमुख को ही निशाना बना रहे थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए राघव हर हमले में एक आयरन बैक ऐप को मारने लगा। दूसरी ओर श्रीमुख भी एक एक करके सभी हमला करने वाले ऐप्स को एक वॉर में खत्म करता गया। ज्यादा समय नहीं बीता कि सभी सेकंड रैंक आयरन बैक ऐप्स मारे गए। सब खत्म होने के बाद उन्होंने सभी ऐप्स के बीस्ट कोर निकाले और बराबर बराबर बांट लिए। केवल तीसरे रैंक आयरन बैक ऐप का बीस्ट कोर बचा था। श्रीमुख और राघव दोनों ने उसे देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखा। श्रीमुख कुछ बोलने ही वाला था कि राघव ने कहा,
नेता को तुमने मारा था, इसलिए इसका बीस्ट कोर तुम्हारा होना चाहिए। श्रीमुख को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह तीसरे रैंक के बीस्ट कोर की कीमत जानता था। वह इसे आसानी से बहुत सारी औषधियां लेकर बदल सकता था, लेकिन राघव की बातों में एक पल का भी संकोच नहीं था। अगर कोई और होता, चाहे नाम और रुतबे के कारण ही सही, लालच उसकी आंखों में जरूर झलकता, मगर राघव से उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, मानो उसे वाकई परवाह ही ना हो। और यह सच भी था। राघव को वाकई फर्क नहीं पड़ता था। वह पहले ही एज़्योर ड्रैगन कंट्री के कई समृद्ध कुलों से भी ज्यादा अमीर था। केवल 5 महान संप्रदाय और शाही परिवार ही उससे तुलना कर सकते थे, और वैसे भी तीसरे रैंक का बीस्ट कोर प्रतियोगिता के इस चरण में गिना नहीं जाना था। श्रीमुख ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप तीसरे रैंक का बीस्ट कोर उठा लिया। सब कुछ निपट जाने के बाद दोनों जमीन पर बैठ गए और आराम करने लगे। तभी श्रीमुख ने सिर उठाया और कहा, तुम तो 5वें चरण के एक सामान्य मार्शल कलाकार के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तुम भी कुछ कम नहीं हो। राघव ने जवाब दिया, तुमसे मिलने से पहले मैं सोचता था कि अपनी ताकत के बल पर प्रतियोगिता जीतना कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब मैं समझ गया कि मैंने दूसरों को कम आंका था। तुम्हारी ताकत से तो तुम टॉप 10 में तो पक्का आ सकते हो, शायद टॉप 3 में भी। श्रीमुख बोला। उसे अचानक राघव के बेहद सुंदर पंख याद आ गए। तुम्हारे पास भी एक बेहद दुर्लभ उड़ने वाली मार्शल आर्ट तकनीक है। अगर तुम लड़ाई के दौरान आसमान में उड़ते हुए हमला करो तो कोई भी ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तकनीक का उपयोग प्रतियोगिता में करूंगा। चूंकि अब तुमने इसे देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे गुप्त रखोगे। अगर बहुत ज्यादा ध्यान मेरी ओर गया तो भविष्य में केवल मुसीबत ही मिलेगी। राघव ने लंबी सांस लेते हुए कहा। वह पहले ही तय कर चुका था कि प्रतियोगिता के दूसरे चरण में हेवन डिवॉरिंग डिवाइन ड्रैगन के पंखों का उपयोग नहीं करेगा। श्रीमुख ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो। अगर तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी इस कला के बारे में जाने तो मैं इसे कभी जाहिर नहीं करूंगा। जो भी व्यक्ति पहले ही राघव के हेवन डिवॉरिंग डिवाइन ड्रैगन के पंख देख चुका था या भविष्य में देखेगा, वह इसे बस एक उड़ने वाली मार्शल आर्ट तकनीक ही मानेगा। कोई भी इसे किसी ड्रैगन से नहीं जोड़ेगा। और बस इसी कारण से राघव निश्चिंत था। राघव और श्रीमुख ने वहां थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। आयरनबैक बंदरों के झुंड से लड़ते हुए उन्होंने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। श्रीमुख एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि राघव कुछ दूरी पर बैठ गया। राघव ने अपना सिर मोड़ा और आयरनबैक बंदरों के नेता की लाश की ओर देखा। फिर वह उठकर उसकी लाश के पास गया और उस पर अपना हाथ रखा। भक्षण। अचानक राघव ने महसूस किया कि उसके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। उसने चुपचाप 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को संचालित करना शुरू कर दिया। उसकी साधना फिर से बढ़ने लगी और प्रारंभिक 5वें चरण से सीधे विलंबित 5वें चरण तक पहुंच गई। इस क्षण वह स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मान रहा था। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक वास्तव में एक स्वर्ग विरोधी तकनीक थी। यह न केवल राघव को उसके चेतना सागर में 9 ड्रैगन बनाने देती थी, बल्कि उन ड्रैगनों की सारी क्षमताओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी देती थी। जब से उसने अपने चेतना सागर में हेवन डिवॉरिंग डिवाइन ड्रैगन बनाया था, तब से वह इसकी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हो गया था। उसने इस शक्ति का उपयोग कई बार किया था और उसे बहुत लाभ मिला था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चाहे वह कितनी भी ऊर्जा भक्षण कर ले और साधना तेजी से बढ़ा ले, उसका आधार कभी कमजोर नहीं होता था। हां, अगर वह अपने आधार को और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहता तो वह कर सकता था। वह उस पर निर्भर करता था। तू क्या कर रहा है? जब श्रीमुख ने देखा कि राघव आयरनबैक बंदर के शव को घूर रहा है तो वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह लड़का एक लाश को क्यों घूर रहा है। उसने पूछ ही लिया, अरे कुछ नहीं। राघव मुस्कुराया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसने पहले ही तीसरे स्तर के आयरनबैक बंदर की लाश से शेष आत्मिक ऊर्जा को भक्षण कर लिया था। अब वहां कुछ भी करने को नहीं था, इसीलिए वह बस यूं ही सुस्ताने लगा। पहले उसने कई दूसरे स्तर के जादुई जानवरों का शिकार किया था, लेकिन उसने उन्हें भक्षण नहीं किया क्योंकि उनसे उसे कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला था। यह ऐसा होता जैसे किसी कुएं में एक बूंद पानी डालना
केवल तभी लाभ मिलता जब वह ऐसे प्राणी को भक्षण करता जिसकी शक्ति उससे कहीं अधिक हो। तभी उसकी ताकत में वास्तविक वृद्धि होती। प्रतियोगिता का पहला चरण समाप्त होने में केवल 3 दिन बचे हैं, राघव ने हल्के स्वर में कहा। श्रीमुख ने सिर हिलाकर सहमति जताई। क्या तुम वापस जा रहे हो? श्रीमुख ने पूछा। नहीं, मैं यहां 2 दिन और शिकार करूंगा, फिर वापस जाऊंगा। राघव ने सिर हिलाया। हां, मैं भी यही करूंगा। यहां पर दीवार के बाहर की तुलना में बहुत अधिक दूसरे स्तर के जादुई जानवर हैं। हां, यहां खतरा भी ज्यादा है, लेकिन चल जाएगा। श्रीमुख ने कहा। मैं और जादुई जानवरों की तलाश में जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? राघव ने पूछा। नहीं, मैं अकेले ही शिकार करूंगा। चलो, प्रतियोगिता के दूसरे दौर में मिलते हैं। श्रीमुख मुस्कुराया। ओह ठीक है, तो मैं चलता हूं। ठीक है। विदा कहने के बाद राघव फिर से दूसरे स्तर के जादुई जानवरों का शिकार करने निकल पड़ा। 2 दिन बाद राघव ने शिकार करना बंद कर दिया। उसने अपने स्पेशियल रिंग में मौजूद जानवरों की कोर की गिनती की। उसमें कुल 120 दूसरे स्तर के जानवरों की कोर थीं, यानी उसने पिछले कुछ दिनों में 100 से अधिक दूसरे स्तर के जादुई जानवरों को मार गिराया था। इसके अलावा उसमें 5 तीसरे स्तर के जानवरों की कोर भी थीं। इन 5 तीसरे स्तर के जानवरों को मारने के बाद उसने उनकी ऊर्जा को भी भक्षण कर लिया और अब वह ची कॉन्डेंसेशन रिल्म के 6ठे चरण के शिखर पर पहुंच गया था। अब वह 7वें चरण से बस 1 कदम दूर था। अब प्रतियोगिता के पहले चरण के समाप्त होने में केवल 1 दिन शेष था। इसलिए राघव ने सोचा कि रात भर आराम करने के बाद वह वापस लौट जाएगा। गणना करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के भीतर 100 मील से भी अधिक गहराई तक प्रवेश कर चुका था। वह कोहरे की दीवार से काफी दूर आ चुका था। अपने इस सफर में उसने कई दूसरे और तीसरे स्तर के जादुई जानवरों का सामना किया था। यहां तक कि उसे 4थे स्तर के जानवर भी मिले, लेकिन वह उनसे बच गया क्योंकि वह अभी इतना शक्तिशाली नहीं था कि उनका शिकार कर सके। उसे एक छोटी सी गुफा मिली और उसने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। कुछ समय गुफा की सफाई करने के बाद वह बाहर निकला और कुछ अनाम पहाड़ी पक्षियों का शिकार किया। हालांकि ये पक्षी जादुई नहीं थे, लेकिन वे बहुत बड़े थे, लगभग 1 शुतुरमुर्ग जितने। राघव ने उनके पेट को फाड़कर साफ किया, फिर आग जलाई और उन्हें भूनना शुरू कर दिया। आधा घंटा बीतने के बाद एक पक्षी पूरी तरह से भुन गया। उसका मांस बहुत सुगंधित था। राघव ने सीधे उसका एक पैर नोचकर खाया। जल्द ही पूरा पैर उसके मुंह में गायब हो गया। फिर उसने दूसरा पैर नोचकर खाना शुरू किया। जब वह खा रहा था तब उसने देखा कि एक छोटा पीले रंग का जीव उसे खुलकर देख रहा था। राघव को बिल्कुल पता नहीं चला कि वह छोटा जीव कब वहां आया। वह केवल एक वयस्क के हथेली के आकार का था। लगता था जैसे कोई नवजात शिशु हो। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे समझ में नहीं आया कि यह छोटा पीला जीव वहां कैसे आया। वह छोटा जीव अपनी छोटी आंखों से राघव को घूर रहा था। नहीं, वह भूने हुए पक्षी और उसके हाथ में पकड़े पैर को देख रहा था। वह बहुत प्यारा और मजेदार लग रहा था, लेकिन वह बहुत डरपोक था। वह पास आना चाहता था, लेकिन डर के कारण नहीं आ रहा था और दूर भी नहीं जा रहा था। राघव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम किस तरह का जीव हो? खैर, तुम भी एक संवेदनशील जीव हो। आओ आओ, यहां अभी 2 पक्षी और हैं, हमारे लिए पर्याप्त हैं। हाँ हाँ, वह छोटा पीला जीव शायद उसकी बात समझ गया। वह धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ा और कुछ दूरी पर रुक गया। फिर उसने फिर से राघव को सतर्कता से देखा। छोटे दोस्त, डर मत आओ और पेट भर खाओ, राघव ने हल्के से हंसते हुए कहा। उसने अपने हाथ का वह टुकड़ा उसकी ओर उछाल दिया। उस टुकड़े को देखकर वह छोटा जीव थोड़ी देर असमंजस में पड़ा रहा, लेकिन आखिरकार वह पक्षी के भूने हुए टुकड़े के लालच में आ ही गया। वह सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा, भूने हुए टुकड़े तक पहुंचा और फिर राघव की ओर देखा। जब राघव ने कुछ नहीं किया तो उसने वह टुकड़ा उठाया और छोटे से काट लिया। अब राघव ने पहली बार उसकी पूरी आकृति देखी और हैरान रह गया। वह एक सामान्य बालक जैसा लग रहा था। 2 हाथ, 2 पैर, गोल सिर, सब कुछ एक इंसानी बच्चे जैसा। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका पूरा शरीर पीले रंग का था। उसके सिर पर 2 छोटी सुंदर हरी पत्तियां थीं। वह बहुत छोटा था, सिर्फ एक वयस्क की हथेली जितना। ध्यान से देखने पर राघव ने देखा कि जहां जहां उस जीव की लार जमीन पर गिरी, वहां एक बेल जैसी छोटी पौध फौरन उगाई।
और जब वह किसी घास या छोटे पौधे पर गिरी तो वह पौधा तुरंत थोड़ा बड़ा हो गया और उसका स्वरूप कुछ अलग हो गया। जब उस विचित्र जीव ने भुना हुआ टुकड़ा खा लिया तो वह फिर से उस पक्षी की ओर देखने लगा जो अभी भी आग पर भून रहा था। फिर राघव की ओर देखा। तू आखिर है क्या? राघव ने अचंभे में पूछा। उस अजीब जीव ने अपना हाथ उठाया और पक्षी की ओर इशारा किया और कुछ बोलने की कोशिश की। राघव समझ गया कि वह क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वह खुद कुछ बोल नहीं पाया। वह अभी भी उस छोटे से लेकिन जादुई प्राणी को देखकर हैरान था। राघव इस समय बहुत भ्रमित था। यह छोटा प्राणी वाकई बहुत ही अजीब था। उसने फिर से भुने हुए पक्षी से एक टुकड़ा मांस फाड़ा, लेकिन इस बार उसने उसे उस अजीब प्राणी के पास नहीं फेंका। उसने मांस का टुकड़ा अपने हाथ में ही रखा और उस अजीब प्राणी को इशारा किया कि वो उसके पास आकर इसे खा ले। वो अजीब प्राणी एक बार फिर हिचकिचाया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जैसे उसे डर हो कि राघव उस पर हमला कर देगा। जब वो प्राणी उसके हाथ के पास पहुंचा तो अचानक मांस पर झपटा उसे पकड़ा और वापस वहीं भाग गया जहां पहले खड़ा था। राघव फिर से उस अजीब प्राणी की हरकत से चौंक गया। हालांकि वो बहुत छोटा था, बहुत ही कमजोर भी लगता था और शायद वो अभी जन्मा ही था, लेकिन उसमें काफी बुद्धिमत्ता थी। उस टुकड़े को खाने के बाद उसने फिर से भुने हुए पक्षी की ओर देखा। राघव ने फिर से एक टुकड़ा फाड़ा, हाथ में पकड़ा और उसे फिर से बुलाया। वही प्रक्रिया दोहराई गई। वो आया, झपटा और भाग गया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक केवल एक छोटा टुकड़ा बाकी नहीं रह गया। लेकिन इस बार वो अजीब प्राणी वापस नहीं भागा। उसने धीरे धीरे वही टुकड़ा राघव के पास बैठकर खा लिया और फिर पक्षी की लाश की ओर देखा और फिर राघव की ओर। राघव कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, तेरा शरीर तो छोटा है लेकिन भूख तो बहुत बड़ी है। बाकी पक्षियों को भूनने में समय लगेगा, धैर्य रख। राघव की बात सुनकर वो अजीब प्राणी पक्षियों की लाश की ओर देखता हुआ कुछ कहने की कोशिश करने लगा। राघव उसकी बात नहीं समझा तो बोला, मैंने कहा ना, इंतजार कर, अगर कच्चा खा सकता है तो जा और खा ले। और एक सांस बाद राघव का मुंह फिर से खुला का खुला रह गया। उसने फिर से एक चमत्कार देखा। जैसे ही उसने उस प्राणी से कहा कि अगर कच्चा खा सकता है तो खा ले, उस प्राणी के दोनों हाथ लताओं में बदल गए और वह पक्षियों की ओर बढ़ा। उन लताओं ने लाशों को लपेट लिया और अगले ही पल वे लाशें सूखी हुई लाशों में बदल गईं। सिर्फ खाल और हड्डियां बाकी रहीं। ये देखकर राघव दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? क्या ये निगलने की शक्ति नहीं है? इस छोटे से प्राणी के पास भी निगलने की शक्ति है? विश्वास नहीं हो रहा। एक पल को हैरान रहने के बाद राघव जोर से बोल पड़ा। उसने फिर से उस प्राणी की ओर देखा और कोई बदलाव नहीं पाया। उसने एक लंबी सांस ली और जैसे ही कुछ सोचा, उसकी आंखों में चमक आ गई। छोटे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? मेरे साथ चलो, तुम्हें जितना चाहे उतना खाने को मिलेगा। राघव सोचने लगा कि अगर ये प्राणी भी शक्तिशाली जीवों को निगल सके तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास भी असीम विकास की क्षमता है? उसने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये प्राणी उसके साथ चलेगा और दोनों मिलकर मारेंगे और निगलेंगे। क्या जिंदगी होगी वो। छी छी। उस अजीब प्राणी ने कुछ सोचा और फिर सिर हिलाकर हां में उत्तर दिया। राघव खुशी से झूम उठा जब प्राणी ने उसके साथ चलने के लिए हां कर दी। कल हम फिर से कुछ जीवों का शिकार करेंगे, लेकिन वो सामान्य जीव नहीं होंगे, बल्कि द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर होंगे। तुम उन्हें निगल सकते हो। मुझे वैसे भी निम्न श्रेणी के जादुई जानवरों की जरूरत नहीं है। आओ, मैं तुम्हें एक जादुई जगह पर ले चलता हूं। तुम्हें वो जगह जरूर पसंद आएगी। वो अजीब प्राणी सिर हिलाकर आगे बढ़ा। उसके हाथ अब भी लताओं में बदले हुए थे। उन लताओं ने राघव की कमर को लपेटा और उसकी मदद से वह उसके कंधे पर चढ़ गया। जब उसकी लता राघव की कमर के चारों ओर लिपटी तो पहले तो राघव डर गया। उसे लगा कि कहीं ये प्राणी उसे निगलने की कोशिश तो नहीं कर रहा। वो उसे झटकने ही वाला था, लेकिन फिर महसूस हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने चैन की सांस ली। जब वो प्राणी उसके कंधे पर चढ़ गया तो उसने उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह प्राणी उस जादुई जगह के लिए तैयार था जिसके बारे में राघव ने बताया। राघव ने सिर हिलाया और वूश की आवाज के साथ वो गुफा से गायब हो गया।
स्वर्गीय मोती की दुनिया में एक सुंदर घास के मैदान के बीच में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। उस आकृति के कंधे पर एक और आकृति थी जो बहुत ही छोटी थी। राघव ने चारों ओर देखा और फिर उस अजीब प्राणी से पूछा, कैसी लगी ये जगह? सुंदर नहीं है क्या? वो अजीब प्राणी खुशी में चिल्लाया और एक दिशा में देखने लगा। राघव ने उसकी निगाह का पीछा किया और देखा कि वह जंगल की दिशा में देख रहा है। उसे इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। आखिर ये प्राणी पेड़ों और जंगल से संबंधित था। वो प्राणी जंगल की ओर भागना चाहता था, लेकिन राघव ने उसे रोकते हुए कहा, कहां जा रहा है? हमें कल फिर से लौटना है ताकि हम द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवरों का शिकार कर सकें। इसीलिए अभी कहीं मत जाओ, यहीं रुको। वो प्राणी पहले तो बेचैन हो गया, लेकिन फिर जब उसने राघव की बात सुनी तो थोड़ा हिचकिचाया और अंततः निराश चेहरा लेकर शांत हो गया। वो सुस्त होकर उसके कंधे से कूदा और पास के सुंदर फूलों की ओर चल पड़ा। फिर वो फूल के पास जमीन पर बैठ गया, लेकिन अचानक जैसे उसने कुछ खास खुशबू सूंघ ली हो, वह खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन फूल को पकड़ा और उसकी खुशबू लेने लगा और कूद कूद कर खुशी जाहिर करने लगा। राघव उसके पास गया और बोला, मुझे पता था कि तुम्हें यह जगह जरूर पसंद आएगी। अब मैं तुम्हें एक नाम देना चाहता हूं। वो अजीब प्राणी अचानक शांत हो गया, जैसे इंतजार कर रहा हो कि राघव उसे क्या नाम देगा, कैसा रहेगा। छोटा पीला राघव ने कुछ सोचकर कहा। वो प्राणी असंतोष में चिल्लाया, अरे ये नाम पसंद नहीं आया, तो फिर वृक्ष मानव कैसा रहेगा? उसने सिर हिलाया असहमति में। तो मानव वृक्ष, पीला लता राक्षस, ची ची, तो ठीक है। अब तेरा नाम छोटा पीला ही रहेगा और ये अंतिम फैसला है, राघव ने कहा और प्राणी की नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया। जब राघव ने उसकी बात नहीं मानी तो उस प्राणी ने गुस्से में अपने दोनों छोटे पैर जमीन पर पटके और फिर उसी फूल के पास बैठ गया। उसकी सुंदरता निहारता हुआ राघव भी जेड लोटस की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसका मुंह फिर से खुला रह गया। उसने यहां केवल एक जेड लोटस लगाया था, लेकिन अब वहां 10 हो गए थे और सभी चौथी श्रेणी की औषधियां थीं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह घास का मैदान न सिर्फ औषधीय पौधों को विकसित कर सकता है, बल्कि उन्हें बढ़ा भी सकता है। सिर्फ 6 दिन पहले उसने यहां तीसरी श्रेणी का जेड लोटस लगाया था और अब 6 दिन में वहां 10 हो गए, और वो भी चौथी श्रेणी के। वह कुछ समय तक उन जेड लोटस को घूरता रहा और फिर 9 मंजिला पगोड़ा की पहली मंजिल में ध्यान करने चला गया। स्वर्गीय मोती की दुनिया में कोई सूरज और चांद नहीं था, इसलिए यहां रात नहीं आती थी, लेकिन फिर भी यहां ये हमेशा रोशनी बनी रहती थी, जैसे सिर के ऊपर सूरज हो। जब राघव को लगा कि अब लौटने का समय आ गया है, तो उसने ध्यान से आंखें खोली। वह पगोड़ा से बाहर निकला और फिर घास के मैदान में आया। यहां उसने छोटा पीला को ढूंढा और चौंक गया जब देखा कि वो फूल के ऊपर सो रहा था, और अजीब बात यह थी कि वो कभी नीचे गिरा ही नहीं, और चारों ओर 4-5 फूल ऐसे खड़े थे जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों। राघव उसके पास गया। उसने उसे जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ छोटा पीला के पास पहुंचा, उन 4 फूलों में से 4 कांटे बिजली की गति से उसके हाथ की ओर फेंके गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।